हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सारे लोगों का हमारे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड में स्वागत है। और बेटा आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेके आया हूं जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। आप जानते हैं कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, बहुत सारी बातें आती हैं। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट और वॉल्यूम बाई वेट, H2O2 का कंसंट्रेशन, कई सारी चीजें हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। तो उन कंसंट्रेशन टर्म्स में हम आज सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे मोलैरिटी के बारे में। तो आज देखिए आप सबसे पहले बेटा किसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में। बेटा ये कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं होगा। जब आप इस लेक्चर को पूरी तरह से देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि क्या रहस्य है जो इनके अंदर इनबिल्ट किया गया है। वो रहस्य यही है कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं इजीली। मोलैरिटी का कोई क्वेश्चन आए और वो हमें ना परेशान कर पाए। तो मोलैरिटी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और हमें केमिस्ट्री में काफी फैमिलियर है, कई बार देखने को मिलता है। तो जब आप बुक्स में देखेंगे तो इसका डेफिनेशन आपको लिखा रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये रटने के लिए तो काफी ठीक बात है, चलता है काम, लेकिन न्यूमेरिकल होल्ड के लिए हमें इससे काम नहीं चलेगा। हमें और भी बहुत सारी कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। अब जरा मैं इसे थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। बेटा अगर मान लीजिए कि कहीं लिखा है कि x मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है y लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, y लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो यूनिटरी लॉ से 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन x बाई y मोल ऑफ सॉल्यूट। ये यूनिटरी लॉ मैंने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 1 में काफी अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर रखा है। x बाई 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब जरा बताइए कि डेफिनेशन कहता था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के होते हैं बेटा उसे ही क्या बोला जाता है, मोलैरिटी। तो मुझे तो पता लग गया कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स x बाई y मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट मोलैरिटी। मींस मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो इसीलिए अगर हम बुक की बात करें तो बुक में डेफिनेशन के तौर पे क्या लिखा रहता है बेटा, लिखा रहता है मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा रहता है n/v इन लीटर। अब बुक में तो ये लिखा रहता है, लेकिन सरकार याद रखना एक बात कि इसका यूज उतना नहीं है जितना उस बात का यूज है जो बुक में नहीं लिखा रहता है। तो अब बात ये बनती है कि सर बुक में वो बात क्या है जो नहीं लिखा रहता है और जिसका यूज ज्यादा है। तो जरा ध्यान से देखिए आप, अगर जिस तरह से एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, मींस 1 मीटर कंटेन्स 1000 मिलीमीटर, ठीक उसी तरह से एक मोल में 1000 मिलीमोल होता है। इफ मोल वी वांट टू कन्वर्ट द मोल इनटू मिलीमोल देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय द 1000। यानी कि यहां जो आ गया ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया बेटा मिलीमोल। अब अगर v इन लीटर है और इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम इन ml। देखो 1000 से 1000 कट गया और मोलैरिटी क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखना, n/v। बट रिमेंबर यहां n मोल था बट यहां n मिलीमोल है। रिमेंबर यहां v लीटर था बट यहां v ml है। यानी कि मोलैरिटी का एक हिडन फार्मूला भी है जो बुक में हमें नहीं दिया रहता है। वो हिडन फार्मूला क्या है सरकार, वो हिडन फार्मूला है मिलीमोल अपॉन v इन ml। ये है हिडन फार्मूला। अब इसका यूज बहुत ट्रिमेंडस यूज है, बहुत मजा आएगा आपको। उससे पहले मैं एक बात और इसी में इंक्लूड कर दूं बेटा कि अगर कोई बच्चा यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे और लिखे m इंटू v इन लीटर, मीन्स नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग द मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, n, एंड वी नो दैट n इज नथिंग, इट इज अ मोल। अब यहां से पता लग गया कि अगर मोलैरिटी को v इन लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मोल मिल जाता है। अब यहां जरा देख लीजिए, अगर हम मोलैरिटी को v इन ml के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, n मिलेगा अगेन, बट दिस n इज नॉट मोल,
दिस n इज मिलीमोल, तो शॉर्ट में मैं m लिख दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। यानी ये बातें जो मैंने आपके सामने यहां तक लिखी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी पूरा कम से कम इसको क्लियर करने में अराउंड 50 to 55 मिनट्स लगेंगे। आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखते जाइए। यानी कि मोलरिटी के बारे में आपने डेफिनेशन देखा, और डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ी बातें और देखी। ये थोड़ी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आगे चलिए तो हम देखते हैं कि कितने तरीके से मोलरिटी के फॉर्मूले हमारे सामने आ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स मोलरिटी के हमारे सामने आ सकते हैं बेटा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब जरा देखें, जो हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा, वो हमने पढ़ा कि मोलरिटी जो होता है वो होता है मोल अपॉन वी इन लीटर होता है। और उसके बाद दोबारा हमने पढ़ा बेटा कि मोलरिटी जो होता है वो क्या होता है, n अपॉन वी इन ml। यहां वाला जो n था दैट इज मोल, और यहां वाला जो n है दैट इज नॉट मोल, दैट इज मिलीमोल। ये पीछे हमने आपको प्रूव करके दिया, इसमें किसी भी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब मोल जो होता है वो लेक्चर नंबर 1 में जब आप देखोगे तो मैंने मोल निकालने के 3 टेक्निक्स दिए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट मेथड था टू हाउ टू कैलकुलेट मोल मींस व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, वो यहां पे ज्यादा यूज होता है फ्रीक्वेंटली। तो आगे हम चलेंगे तो n की जगह क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, इनटू v इन लीटर। ठीक है, अगर कहीं v इन लीटर ना दिया हो और v इन ml दिया हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अगर v इन ml है तो लीटर में बदलने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर चला आएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि बेटा मोलरिटी का एक फॉर्मूला ये भी बनेगा जिसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय द 1000 एंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड आल्सो बाय द वॉल्यूम, एंड दैट शुड बी इन ml। ठीक इसी तरह से हम यहां भी एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। डेवलप कर देंगे तो बताओ, जैसे मोल था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, वैसे मिलीमोल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मिलीग्राम। बहुत ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, इनटू वी इन ml हो गया। ये हो गया फॉर्मूला। ये यानी कि हमें ये एक बात मालूम है, ये एक बात मालूम है, ये एक बात मालूम है, और ये एक बात मालूम है। इसके साथ साथ हमें यह भी मालूम है अगर हम मोलरिटी का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम से करते हैं और वॉल्यूम दिया हो लीटर में तो हमें मिल जाता है मोल। और इसके साथ साथ दूसरी बात हमें यह मालूम है कि अगर हम मोलरिटी का मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, v इन ml से, तो हमें क्या मिल जाता है, मिलीमोल। ठीक है, इतनी बातें जानने के बाद हम आगे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको न्यूमेरिकल में डाइवर्सिटी क्रिएट करने की क्षमता भी रखते हैं। कभी कभी कुछ टर्म्स आ जाते हैं और वो टर्म्स क्या है बेटा, उन्हें आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहता है कि सेंटीमोलर या सेमीमोलर या पेंटीमोलर सॉल्यूशन है। सपोज हमसे कहीं कहता है सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर कहता है सेमी मोलर सॉल्यूशन तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, हाफ है। इसको चाहे ऐसे लिखूं, चाहे 1/2 इंटू m लिख दूं, ठीक है। अगर हमसे कहीं कहता है पेंटीमोलर, तो पेंटीमोलर बोलेगा जब, तो उसका मतलब हो गया कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है वो कितनी है, पेंटीमोलर सॉल्यूशन बोलेगा तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, दैट विल बिकम m/5 मींस 1/5। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1/5 है तो उसे बोला जाता है पेंटीमोलर सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर कहीं बोला जाए हमको डेसीमोलर सॉल्यूशन, अगर कहीं बोला जाएगा हमें बेटा डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो डेसीमोलर सॉल्यूशन जो होगा बेटा उसका मतलब है कि उसकी मोलरिटी कितनी है, 1/10 है। तो हम इसको यहाँ पे राइट कर देंगे और हम क्या लिख देंगे, m/10, या इट इज ऑल्सो रिटन एज 1/10 इंटू m।
अब डेसीमोलर ना बोल करके सपोज करो किसी क्वेश्चन में बोल दे कि सेंटीमोलर सॉल्यूशन है। अगर सेंटीमोलर सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है उसकी मोलरिटी कितनी है, 1/100। ये टर्मिनोलॉजी है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बीच में क्वेश्चन के आ जाएंगे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अभी मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं लिया, अभी सिर्फ मैं क्या ले रहा हूं बेटा कि थियरी क्या क्या है, किन किन बातों की आपको जरूरत है। इतना जानने के बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा और उन कुछ चीजों के बाद थियरी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहां थोड़ा सा स्पेस ले लूं आपसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बेटा एक बात बताओ यार कि आप 10th से ही पढ़ते हो कि अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करें, अब ध्यान रखना इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्रीज शुड बी स्लाइटली। तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन मतलब किसी भी मैटर का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है। किन कंडीशंस में? इफ वी विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो जरा देखिए, तो वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हो तो वॉल्यूम भी वो थोड़ा सा ही बढ़ेगा। अब अगर टेम्परेचर के स्लाइटली इंक्रीज से वॉल्यूम में भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है तो मोलरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो मोलरिटी थोड़ा सा घट जाएगा, तो मोलरिटी विल स्लाइटली डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ सरकार? स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोलरिटी, मैथ के लैंग्वेज में जानो, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मीन्स मोलरिटी इज दैट कंसंट्रेशन टर्म which depends upon the temperature. Means if we will change the temperature of any particular solution, then the molarity of that particular solution will also get changed. So we can say in the terms of mathematics that molarity is the function of temperature. By varying the temperature we can change the molarity of any solution. यहाँ से जो theoretical portion था वो मेरा लगभग खत्म हुआ। अब बात जो आएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर कितने तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। सर मुझे एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो मुझे ये बता सके कि लो इससे ज्यादा इस पे कोई डाइवर्सिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रयास में कुछ मेहनत छुपी हुई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तभी करिएगा जब आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा। जब तक आपको ये ना लगे कि आपने कुछ सीखा, आप इसे देखिएगा जरूर, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको ये लगे कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है जो और जगहों पे नहीं है। आइए हम देखते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा होगा, उसमें आपको मास दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा और मोलरिटी पूछ लेगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है कि एक सॉल्यूशन है जिस 800 ml है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में NaOH का 120 ग्राम प्रेजेंट है। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है 800 ml जिसमें NaOH का 120 ग्राम प्रेजेंट है। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इट इज वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी नो दैट मोलरिटी इज व्हाट? मोलरिटी इज N अपॉन V इन लीटर। तो बेटा आप हमको बताइए N क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन इन ग्राम, मींस वी विल यूज फर्स्ट मेथड, एंड फर्स्ट मेथड हमें क्या बताता है? हमें बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaOH इज नथिंग बट 40, V शुड बी इन लीटर, तो V शुड बी इन लीटर मींस इट इज 0.8। सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी 3 अपॉन 0.8, ये 30 हो जाएगा। 8 3 जा 24.6 60, तो 3.60 है तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 जा 56, 5 जा 40, यानी कि जो मोलरिटी आ गया वो एग्जैक्टली कैलकुलेट होकर के 3.75 के आसपास आ गया बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट मेथड बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। क्या था? मास दिया था, वॉल्यूम दिया था और हमसे क्या पूछ लेगा? मोलरिटी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस पे मैं एक से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लूंगा, आप इसके पीछे छुपे हुए रहस्यों को एक क्वेश्चन में जान लें, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं।
इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दूसरा बेटा क्या होगा कि आपको मोलरिटी दिया होगा और वॉल्यूम दिया होगा और मास पे अप्रोच लगाएगा। अगर इस क्वेश्चन का हम सही से ऑपरेशन करें और कॉन्शियसली इसको जानना चाहे तो इसमें क्या था, मास दिया था, वॉल्यूम दिया था और मोलरिटी पूछ रहा था। अब क्या होगा, वॉल्यूम दिया होगा, मोलरिटी दिया होगा और हमसे मास पूछेगा। जैसे सेम मैं ऐसे ही घुमा देता क्वेश्चन को। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे हमसे कहता है कि सपोज वी हैव अ कंटेनर इन विच सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रेजेंट, NaOH सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है और कहता है कि दैट सॉल्यूशन इज सेंटीमोलर। रिमेंबर, अब यहां शब्दों का खेल कर रहा है। सेंटीमोलर सॉल्यूशन है और कहता है कि इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 500 ml। तो हमसे कहता है कैलकुलेट, इसमें हमसे कहता है कि कैलकुलेट मास ऑफ NaOH। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा कि एक हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 500 ml और कहता है कि दैट सॉल्यूशन इज सेंटीमोलर। ये जो एक टर्म आया है सेंटीमोलर, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमने इसको शुरू में ही बता दिया, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ये परेशान भी नहीं कर पाएगा जैसा कि मुझे लगता है। अब आइए जरा देखते हैं। हम जानते हैं कि मोलरिटी होता है N/V इन लीटर और हम जानते हैं कि मोलरिटी होता है N/V इन ml। याद रखना यहाँ वाला N क्या होता है, मोल, और याद रखना यहाँ वाला N क्या होता है, मिलीमोल। यानी अगर M इंटू V इन ml कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिलीमोल। चलो ये कर देते हैं। अगर कहता है सेंटीमोलर यानी मोलरिटी कितनी है 1/100, V इन ml कितना है 500, तो यहां से क्या मिल जाएगा, मिलीमोल मिल जाएगा। किसका मिलीमोल मिल जाएगा, NaOH का मिलीमोल मिल जाएगा बेटा। यहां से कितने मिलीमोल आ गए 5। अगर 5 मिलीमोल आ गए तो हम जानते हैं कि 1 मोल कंटेन्स 1000 मिलीमोल। मींस इफ वी वांट टू कन्वर्ट द मिलीमोल इनटू मोल देन वी हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू बाय द 1000। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 5/1000। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोल ऑफ NaOH में। ये समझ ही रहे होंगे आप, जैसे ग्राम को किलोग्राम में बदलते हो यार तो 1000 से डिवाइड करते हो ना, वैसे जब आप बेटा मिलीमोल को मोल में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप जान लीजिए कि मोल जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। यानी मोल दिया है और मास पूछ रहा है तो क्या कर दूंगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर हमें मास चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ NaOH। To calculate the mass of NaOH, we have to multiply the mole by the molar mass। तो चलो कर देते हैं 5/1000 into molar mass is out 40। ये है हमारा आंसर। 5 4 जा 20 यानी कि 200 डिवाइड बाई 1000 0.2 ग्राम के आसपास आएगा। ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो 0.2 ग्राम आएगा। यानी कि अगर 500, एक बार फिर से चेक कर लेते भाई, 520, हाँ 200 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, फिर से हो गए 0.2 ग्राम के आसपास आएगा। मींस अगर 0.2 ग्राम NaOH 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो ऐसी परिस्थितियों में जो सॉल्यूशन का क्या आएगा, जो सॉल्यूशन में NaOH का मास आएगा वो कितना आएगा, लगभग 0.2 ग्राम के बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, थोड़ा इसको इरेज करेंगे। आगे आप देखें बेटा, ये 2 टाइप हो गए। अब तीसरा टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस तीसरे टाइप को बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। तीसरा, मिक्सिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं और यही बच्चे को बहुत परेशान भी करते हैं। मिक्सिंग को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं जो बहुत ही नॉर्मल है और हमारे सामान्य बौद्धिक क्षमता, नॉर्मल इंटेलेक्चुअल पावर पे डिपेंड करता है। जरा देखिए, जैसे अगर कोई हमसे कहता है कि हमारे पास कोई, क्या मान लो मेरी माँ ही कहती है मुझसे कि ले भाई तेरे लिए मैंने 2 लीटर
शरबत बना दिया जिसमें 1 किलोग्राम शुगर यानी कि C12H22O11 प्रेजेंट है। अब मेरे पापा आते हैं और वो सपोज कहते हैं कि अरे यार इतना मीठा शरबत क्यों पियोगे यार, तुम तो 2 लीटर पानी में 1 लीटर चीनी डाले हो, 50% लगभग। इसमें चलो मैं 2 लीटर वाटर और ऐड कर देता हूं। अगर 2 लीटर वाटर और ऐड कर देगा तो जरा देखो कि अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा दैट इज नॉट 2, दैट इज नाउ प्लस का साइन लगा दो 4 लीटर। लेकिन एक बात बहुत गौर से देख लो कि जो शुगर होगा सॉल्यूशन के अंदर वो अब भी 1 किलो ही होगा, यानी कि अगेन द अमाउंट ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन इज नथिंग बट 1 किलोग्राम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें 2 लीटर और पानी ऐड कर दे, अब इसका वॉल्यूम भले 6 लीटर हो गया हो बेटा, लेकिन अभी भी मेरे शेर जो सॉल्यूट का मास है अभी भी कांस्टेंट है H22O11। अगर कोई आए प्यार करने वाला माँ ही आए और कहे कि मैं इसमें से 1 लीटर पानी निकाल लूंगी, अपने बच्चे को खूब मीठा शरबत पिलाऊंगी, तो 1 लीटर पानी में अब 1 किलोग्राम शुगर प्रेजेंट है C12H22O11। इन सारी जो ड्रामेटिक बातें मैंने की उसका सिर्फ मेरा एक एम है कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड कर दें या किसी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट कर लें, रिमूव कर लें, निकाल लें, इन दोनों ही कंडीशन में सॉल्यूट का जो मास होता है सॉल्यूशन के अंदर वो पूरी तरह से कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो वेरी नहीं करेगा। चाहे तुम सॉल्वेंट ऐड करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाओ और चाहे तुम सॉल्वेंट रिमूव करके सॉल्यूशन की वॉल्यूम को क्या कर दो, घटा दो। अब आगे चलते हैं और हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे, आपको मजा आएगा। खाली जो बातें मैंने थ्योरेटिकली आपको सिखाई उस पे होल्ड बना के रखिएगा, तभी मजा आ पाएगा अच्छे से। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देगा डाइल्यूशन का। सबसे पहला क्वेश्चन जो बचेगा वो बचेगा डाइल्यूशन का। अब जरा देखिए, जैसे कि आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 1, आपसे कह देगा कि हमारे पास 300 ml 2 मोलर HCl सॉल्यूशन था और एक बच्चा आया, इसमें 500 ml वाटर डाल दिया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? दिस अमाउंट ऑफ HCl में अगर हम 500 ml वाटर ऐड कर दें तो एक फाइनल सॉल्यूशन बनेगा और उस फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो 800 ml होगा। तो हमसे जो है वैज्ञानिक यही पूछना चाहता है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनके तैयार होगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो आइए जरा देख लेते हैं। बुक्स में डाइल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, M1V1 = M2V2। मैं इस फॉर्मूले के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा हमारा करता तो है बट वो ये नहीं जान पाता कि क्या कर रहा है। उसका आंसर आ जाता है बट वो फील नहीं कर पाता है कि एक्चुअली हुआ क्या जब मैंने इसको इसमें डाल दिया तो क्या हुआ। ये एहसास नहीं हो पाता इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला बच्चा है और मेरा बताया गया कॉन्सेप्ट उसका पापा है। ये मैं यही प्रूफ करके आपको दे देता हूं। देखो, आप इसको लिखोगे 300, मोलरिटी है कितनी 2 into 2 = M2 एंड हियर M2 इज द फाइनल मोलरिटी एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 800। यहां से आ गया M2 = 600/800, यानी कि 6/8 के करीब आ गया मोलरिटी। यानी कि फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी कितनी हो जाएगी 6/8। अब हमने क्या बताया था अपने बच्चों को, देखो जो मैंने बताया था वो फील कर पाएंगे। मैंने बताया था भैया कि मोलरिटी होगी मिलीमोल अपॉन क्या V in ml। अब बताओ कौन है इसमें सॉल्यूट के रूप में HCl। तो HCl के मिलीमोल कितने हैं हम जानते हैं कि अगर हम मोलरिटी को V in ml से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मिलीमोल। ये मैंने एकदम शुरू में ही बताया कि इफ मोलरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml we get millimole, if molarity is multiplied by volume in liter we get mole। तो बताओ हमें मिलीमोल चाहिए, तो हमने क्या कर दिया
300 कर दिया इंटू 2 कर दिया अपॉन टोटल वॉल्यूम इन एमएल चाहिए। लो भैया 800 कर दिया। आंसर बदल गया क्या बच्चे? नहीं बदला, आंसर वही है, आंसर वही है। तो मोलरिटी आ गया 6/8। तुम यहाँ पे फॉर्मूलेबाजी कर रहे थे और आंसर बाज आ रहे थे। यहाँ पे तुम एहसास कर रहे हो, तुम जानते हो कि ये मोलरिटी यही होता है और यही होता है, यही रख दिया तो यही मिल गया। अब इसका भी जरा देखो, इस फॉर्मूले को लिखने का खेल क्या है? वही डाइल्यूशन वाली बात। अब बताओ कि क्या सॉल्यूट के मिलीमोल कभी बदलेंगे? क्या उस सॉल्यूशन में जो चीनी का अमाउंट था वो कभी बदल रहा था? सॉल्यूशन के अंदर जो चीनी का अमाउंट था वो कभी भी बेटा बदल नहीं रहा था, चाहे हम उसमें पानी ऐड कर रहे थे और चाहे हम उसमें से पानी क्या कर ले रहे थे, निकाल ले रहे थे। तो जरा देखो, शुरू में जितने मिलीमोल होंगे वही उतने मिलीमोल बाद में होंगे, चाहे हम वॉल्यूम ऐड करें और चाहे हम वॉल्यूम उसमें से क्या कर लें, रिमूव कर लें। तो इसी से उसने क्या कर दिया कि ये है क्या, जरा देखो M1V1 एक्चुअली है क्या? इनिशियल मिलीमोल किसके? सॉल्यूट के। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ लेना। IN का मतलब इनिशियल, MM का मतलब मिलीमोल और सॉल्यूट तो लिखा ही है। और M2V2 क्या है मेरे बच्चे? फाइनल मिलीमोल किसके? सॉल्यूट के। ये तो कभी बदलेंगे नहीं, चाहे पूरी दुनिया का पानी डाल दो और चाहे उसमें से सारा पानी निकाल लो। तो ये आपको क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया, फील भी कराया। अब जरा देखिए, डाइल्यूशन के केस में चाहो तो पूरी रात और पूरा दिन मैं यही कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बदलता रहूं और पानी का वॉल्यूम बदलता रहूं और अलग अलग क्वेश्चन बना करके टाइम पास करता रहूं। बट वो तो हमें करना नहीं है, हमें सारे क्वेश्चन को सीखना है। तो ये एक टाइप है, इससे तुम सारा अप्रोच डेवलप कर लेना, देख लो अच्छे से। और हम इसके बाद तुरंत दूसरे टाइप का क्वेश्चन उठा लेंगे। दो मेथड से मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन जो हम उठाएंगे वो मिक्सिंग में एसिड एसिड को मिला दो या बेस बेस को मिला दो। इस पे भी मैं तुम्हें बहुत सारे लॉजिक्स दूंगा और तुम्हें रट्टू तोता बचने से रट्टू तोता बनने से बचाऊंगा। जरा देखो कैसे। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कहता है कि 300 ml H2SO4 जिसकी मोलरिटी है 2 मोलर, इसको मिक्स कर देता है 150 ml H2SO4 के साथ, जिसकी मोलरिटी है कितनी? इसकी मोलरिटी है चलो 2 मोलर। और हमसे कहता है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की आप मोलरिटी निकालो। चलो भाई जरा देखते हैं। हम एक बात जानते हैं बस कि मोलरिटी क्या होता है? मिलीमोल अपॉन V इन ml। क्या होता है? मिलीमोल अपॉन V इन ml। अब इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के फॉर्म में कौन है? H2SO4। तो हमें बट ऑब्वियस है कि उसी का मिलीमोल निकालना है। H2SO4 का मिलीमोल निकालोगे तो ड्यू टू दिस प्लस ड्यू टू दिस टोटल मिलीमोल आएगा। तो ड्यू टू दिस मिलीमोल ऑफ H2SO4 वॉल्यूम इन ml इनटू मोलरिटी। पीछे सिखा रखा है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के मोलरिटी को V इन ml से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी कुछ मिलता है वो मिलीमोल होता है, प्लस मिलीमोल ऑफ H2SO4 बिकॉज ऑफ दिस वन, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन टोटल V इन ml की बात की जाए तो 300 और प्लस 150 कितना हो जाएगा बेटा? 450। ये 600 और ये 300 कितना हो गया? ये 900 हो गया, डिवाइड बाई 450। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। यानी कि जब हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन की भी मोलरिटी कितनी आएगी? 2 ही आएगी बेटा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी मोलरिटी पहले रहती है उतनी मोलरिटी बाद में भी आएगी, क्योंकि पहले और बाद जैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मोलरिटी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इसको बुक्स में एक क्वेश्चन से भी सॉल्व, एक फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। M इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब टीचर लोग ये फॉर्मूला रटाते हैं यार बच्चों को, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। अबे ये फॉर्मूला बच्चा है यार, ये क्या लिखे हो तुम? ये क्या लिखे हो बेटा? मिलीमोल ही तो लिखे हो ना, मिलीमोल ही तो लिखे हो ना साहब। M1V1 इज व्हाट? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई V इन ml, मिलीमोल। M2V2 इज व्हाट? मिलीमोल। तो मैं भी तो यही बोलता हूं कि बच्चा आपको पढ़ाएगा बुक क्या? मोल पर लीटर, लेकिन बेटा आपको ध्यान कहां देना है? मिलीमोल पर ml पे। तो ये फॉर्मूला इस बात का गुलाम है। तो जरा देख लो, फिर क्या देखना यार, यही तो करोगे, यही तो आएगा। 300 इंटू 2, 150 इंटू 2 डिवाइड बाई 450।
आंसर आ जाएगा आपके पास। अब आगे चलो, इस पे अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं तो बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें, और इतना बढ़िया इंटरेस्ट आएगा कि मजा ही मजा है। अगर कहे कि और इसमें मिला देता हूं, देखो रेड पेन से लिख रहा हूं क्योंकि डेंजर है, कि 100 ml 5 मोलर HCl, क्या डाल देता है 100 ml 5 मोलर HCl। अब बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो देखो अब एक बहुत ही बदतमीजी वाली बात हो रही है यार, कि दो एसिड तो एक है, तीसरा एसिड डिफरेंट है। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालूं? तो घबराने की बात नहीं है, यहां किसी भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी जैसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट मोलरिटी जैसा टर्म एग्जिस्ट करता है। और बहुत शार्प बात है, यहां हम ऐसे केस में जब दोनों एसिड एक जैसे हो तभी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। अगर सारे कंपोनेंट एक जैसे नहीं है, नेचर डिफरेंट है, जैसे ये H2SO4 है और ये HCl है, तो इन कंडीशन में हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कोई भी मोलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं ये देख लो, यहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी ऑफ H2SO4, और साथ साथ हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी ऑफ HCl। अब जरा दोनों में कोई दम है? मेरे हिसाब से तो कोई दम नहीं। मोलरिटी तो मैं कुछ याद नहीं रखना एक बात के अलावा, मिलीमोल अपॉन V इन ml। अब मिलीमोल में डायरेक्ट निकालूंगा, कोई बेवकूफी मत करना। ये हो जाएगा कितना 600, और इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे प्लस 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम 300, 150 प्लस 100 सारा जोड़ना पड़ेगा ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 300 और 150 450 और प्लस 100 तो कितना हो गया 550, यानी 900 डिवाइडेड बाई 550, यानी कि 9 अपॉन 5.5 ये हो जाएगा मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द H2SO4 इन द मिक्सचर, नॉट रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो कितना आ गया बेटे, मोलरिटी ऑफ H2SO4 निकल के आ गया 9 अपॉन 5.5 आ गया। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि मोलरिटी ऑफ HCl, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि मोलरिटी क्या होता है, मिलीमोल अपॉन V इन ml। बताओ HCl के कितने मिलीमोल हैं बच्चे? HCl के मिलीमोल हैं 100 इंटू 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम बदल तो जाएगा नहीं, 550, यानी 500 डिवाइडेड बाई 550, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5.5, दिस इज द मोलरिटी ऑफ HCl इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, इन द सॉल्यूशन बोलेंगे। बेटा ये हो गया कुछ बातें, और ये पॉइंट जो मैंने बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें और सीखें, और आप देखें कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। अब देखो मैं तुम्हें पढ़ाना है इसलिए मैं इतना लंबा चौड़ा बोल के लिख रहा हूँ, नहीं तो सीधे मारता धड़ से एक लाइन में आंसर। कैसे? दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। जब तक बच्चे कुछ करेगा तब तक मैं आंसर ले आ दूंगा। जैसे मैंने एसिड में एसिड को मिलाया, और दो तरीके से मिलाया। पहली बार में दोनों एसिड का नेचर सेम था, तो वहां पे मैंने निकाला मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन दूसरी बार में दोनों एसिड का नेचर सेम नहीं था बेटा, दोनों एसिड अलग अलग थे। उन कंडीशन में इंडिविजुअल मोलरिटी तो निकल सकती है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कोई मोलरिटी नहीं निकल सकती है। अब आइए जरा देखते हैं बेटा, ये बात तुम समझ रहे होगे। आगे इसी तरह से मैं क्वेश्चन को बेस के लिए भी ले सकता हूं। जैसे कोई कहता है कि 2 मोलर 250 ml AlOH होल थ्राइस को मिक्स कर देता है 2.5 मोलर 100 ml AlOH होल थ्राइस के साथ, और कहता है कि जब मिक्स कर देता है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी बताओ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी, क्योंकि नेचर सेम है इसलिए यहाँ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जैसा टर्म हम यूज कर सकते हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकलेगी, एक लाइन में कहो तो निकाल दूं। देखो मिलीमोल कितना है 500 प्लस यहाँ कितना है 250 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इन ml कितना है 100 और 250 यानी 350, क्या आ गया 750 डिवाइड बाई 350।
सॉल्व करोगे 7.5 डिवाइडेड बाई 3.5 हो जाएगा बेटा। ये इसको सॉल्व कर लेना तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। क्या किया मैं? कुछ नहीं किया, मिलीमोल अपॉन वी इन एमएल। मिलीमोल कैसे आया? मोलरिटी इंटू वी इन एमएल। अबे इसको प्रूफ किया था ना यार, मोलरिटी इंटू वी इन एमएल क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, और मिली मोल हो जाएगा, मिली मोल हो जाएगा, और मोलरिटी इंटू वी इन लीटर क्या हो जाएगा बच्चे? मोल हो जाएगा। तो वही तो बार बार करता हूं, आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब इसी में थोड़ी डाइवर्सिटी क्रिएट कर देते हैं जो पिछली बार किए थे, और उसके बाद मैं इसको नहीं बताऊंगा, फिर आपको सीख के रखना है। और याद रखना कि एक भी एक्स्ट्रा टाइप अगर कहीं पा जाना तो मुझे आपको नंबर पे कॉल करना, मुझे बताना कि सर देखो एक एक्स्ट्रा टाइप मिल गया। इसके अलावा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है किसी, चाहे नीट उठा लो चाहे जेई उठा लो। और इसका खूब यूज है जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो। देखो 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों का कमजोर होता है, इसलिए नहीं कि उसे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता, इसलिए कि उसे मोल नहीं आता। 12th का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे का कमजोर होता है, इसलिए नहीं कि उसे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आता, इसलिए क्योंकि उसे मोल नहीं आता। 12th का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी बच्चे का कमजोर होता है। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से नहीं, मोल की वजह से। मैं केमिस्ट्री को सिर्फ 3 से 4 यूनिटों को ही कुछ समझता हूं, बाकी तो मैं किसी कुछ समझता ही नहीं। मोल पढ़ा दो पूरे फिजिकल का खेल खत्म कायदे से। पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूं तो पूरे इनऑर्गेनिक का खेल खत्म। इसमें मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट लेक्चर मिला है, कोई भी एक लेक्चर उठा लो, पूरे यूट्यूब पे ही नहीं पूरे इंडिया में किसी भी एडिशन में एक साथ उतना कंटेंट मिल जाए तो आप बताइएगा, कोशिश करिए एक बार। कोई घमंड वाली बात नहीं है, ना ही कोई आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, बट लेट्स ट्राई। एक बार एक कोई भी लेक्चर उठा लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाटएवर, और पूरे भारत के किसी भी एडिशन को उठा लो, जो भी चलता हो। जेडीली बहुत मानी जानी किताब है, जेडीली उठा लो, जो भी बुक्स आप जानते हो उसको उठा लो, एक साथ उतना कंटेंट नहीं पाओगे। और फिर उधर जीओसी और आइसोमेरिज्म पढ़ा दो तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक का खेल खत्म हो गया। इनऑर्गेनिक में थोड़ा बैकअप लगता है, किसमें? केमिकल बॉन्डिंग में। यानी कि अगर मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इतनी चीजें पढ़ लो, पूरी केमिस्ट्री खेल ही खत्म हो जाएगा। और बच्चे ये नहीं जानते हैं इसलिए फंसते जाते हैं। अब अगर इसमें कहता है सपोज करो कि 200 ml NaOH डाल दिया, 200 एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, 200 ml NaOH डाल दिया और इसकी मोलरिटी कितनी थी? 5 मोलर थी। अब हमें पूछ रहा है कैलकुलेट। अब यहाँ रिजल्टेंट सॉल्यूशन की तो मोलरिटी नहीं हो सकती, यहाँ या तो हो सकती है मोलरिटी ऑफ AlOH होल थ्राइस, और या तो यहाँ हो सकती है मोलरिटी ऑफ NaOH। आओ दोनों निकाल देते हैं। जैसे सेम सी बात है जैसे हमने एसिड के लिए किया, वही सी सारी बातें हम बेस के लिए कर देते हैं। मोलरिटी ऑफ जो AlOH होल थ्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? इसके मिलीमोल, इसके मिलीमोल कितने हो गए? 250 इंटू 2 500 प्लस 2.5 इंटू 100 यानी कितने? 250, और उसके बाद कुछ भी नहीं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 250 100 350 और प्लस 200 यानी कि 550। तो ये कितना हो गया? 750 अपॉन 550 हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 7.5 अपॉन 5.5। इसी तरह से अगर कोई कहे मोलरिटी ऑफ NaOH तो ये क्या हो जाएगा? मिलीमोल ऑफ NaOH कितना हो गया? 200 इंटू 5 यानी 1000 अपॉन टोटल वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, इट विल रिमेन्स 550। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 5.5। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ हमने दोनों केसेस में मिक्सिंग किया है और मिक्सिंग करके इंडिविजुअल का क्या निकाला है? मोलरिटी। एक बार मिक्सिंग किया हमने बेटा तो हमने क्या किया? वहां पे सेम नेचर रखा, और दोबारा जब हमने मिक्सिंग किया तो हमने नेचर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आओ और मजा लेते हैं। अब जो तीसरा केस है ना वो सबसे स्मार्ट है, सबसे अच्छा है, और मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, और मेरे पास तुम्हें गलतियों से बचाने को भी बहुत कुछ है। इस केस को जब आप देखोगे तो आप जान पाओगे कि क्या क्या नहीं जानते थे, और एग्जामिनर कितनी अच्छी आसानी से आपसे गलती करा देगा।
देखो बेटा, आपको यही बताया होगा टीचर ने कि अगर एसिड और एसिड को मिला दें तो उस कंडीशन में जो मोलरिटी होती है वो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होती है, या बेस और बेस मिलाएं तो भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन अगर एसिड और बेस मिला दें तो मोलरिटी क्या चलती है, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और अगर हम एसिड और बेस में वाटर ऐड कर दें तो मोलरिटी कैसे निकालते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। मैं इनको बिल्कुल याद नहीं रखता, मैं तो एक ही चीज जानता हूं, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V इन ml, और वो इन सब का पापा है। कैसे, ये मैं आपको जरा अच्छे से क्लियर करता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो, ये बात आप जानिए, नहीं तो आपसे गलती हो ही जाएगी। अगर मैं NaOH जिसका है 200 ml 1.5 मोलर को HCl के साथ मिला रहा हूं जिसका है 50 ml 5 मोलर, तो जब एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक रिएक्शन होती है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, उसमें एसिड बेस रिएक्शन में प्रोडक्ट भी एसिड और बेस ही बन जाता है। तो आगे हम लोग जब चलेंगे तो जरा देखो, इसमें सपोज करो हमसे पूछता है 3 बातें। पहली बात हमसे पूछता है क्या, यहां लिख देते हैं। पहली बात पूछता है कि नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। दूसरी बात हमसे पूछता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तीसरी बात हमसे पूछता है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे होती है। लिमिटिंग रिएजेंट हम जानते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इस पे एक पूरा का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन लेक्चर है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा, जरूर देखिएगा आप लोग उसको। बेटा अब जरा देखें, यहां हमने देखा कि टोटल मिलीमोल इसके कितने हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 यानी इसके 300 मिलीमोल है, और इसके हम अगर देखें तो इसके 250 मिलीमोल हैं। कैसे किया, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। अब जरा आप गौर से देखना, इसके सामने मोलर कोफिशिएंट 1 है और इसके भी सामने मोलर कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 1 मोल NaOH कंप्लीट रिएक्शन के लिए मांगता है 1 मोल HCl। ठीक है, तो 250 मिलीमोल HCl कंप्लीट रिएक्शन के लिए मांगेगा 250 मिलीमोल NaOH। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 0, और 250 इसका लग जाएगा तो ये कितना बचेगा 50। तो ये जरा देखो, इसके 1 से 1 बनता था तो 250 से NaCl कितना बन जाएगा 250, और वाटर भी कितना बन जाएगा 250 मिलीमोल। उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे, बट फिर से बता देता हूं। देखो 1 मोल NaOH कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल क्या लेता है HCl, तो इसी को हम मिलीमोल के भी टर्म्स में बोल सकते हैं। बोलो कि 1 मिलीमोल NaOH कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मिलीमोल HCl लेगा। वो तो यहां जरा देखो 250 मिलीमोल है, तो 250 मिलीमोल है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए 250 मिलीमोल NaOH लेगा, तो खुद कितना बचेगा 0। ये 300 था, 250 कंज्यूम हो गया तो कितना बचेगा 50। अब 1 से 1 बन रहा था तो 250 से 250 बन जाएगा। तो जरा देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, कौन पहले खत्म हो रहा है, HCl या NaOH। तो साफ साफ क्लियर है कि HCl पहले खत्म हो रहा है। अगर HCl पहले खत्म हो रहा है तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट हमारा हो गया HCl। एंड व्हाट अबाउट द मोलरिटी, मोलरिटी कहो तो एक लाइन में लिखूं और तभी मजा आएगा। मोलरिटी जरा देखो, मिलीमोल क्या होता बेटे, मिलीमोल अपॉन V इन ml। तो मिलीमोल किसका, कौन बचा है श्रीमान मिलाने के बाद, हमारा बेस बचा है, तो क्या कर दिया डिवाइडेड बाई 50, सॉरी मिलीमोल ऑफ 50 बचा है बेस का, डिवाइडेड बाई V इन ml। V इन ml कितना है 200 और 50 250। लो भैया सॉल्व कर लो, 1/5 आएगा आंसर, मोलरिटी हो गया। अब नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, भाई बाद में बेस बचा हुआ है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा बेसिक, बाद में एसिड बचा होता तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाता एसिडिक। अब इसको फॉर्मूले से भी करते हैं लोग। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब जरा देखो M1V1 कितना हो गया, जो बड़ा होगा उसी को लेना M1V1। तो किसके मिलीमोल ज्यादा है, बेस के, तो 300 माइनस 250 अपॉन कितना हो गया
टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो 250 हो गया, यानी कितना हो गया 50/250। फाइनली द आंसर इज 1/5। क्या मैंने कुछ और लिखा है क्या? मैंने भी ये लिखा है, बट ये खतरा है, ये एटॉमिक वेपन जितना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम तब कर सकते हैं, बहुत ध्यान से जान लेना, जब रिएक्टेंट के मोलर कोफिशिएंट कितने हों? 1 हो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन दैट केस व्हेन द मोलर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज 1। इस बात को आप अपने नोट्स में भी लिख लेना। अगर मोलर कोफिशिएंट 1 नहीं हुआ तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये भी मैं आपको विजुअलाइज कर देता हूं, क्योंकि बेटा मेरे हिसाब से ये मानना है कि साइंस जब तक दिख न जाए तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये बात आपको दिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला कितना डेंजरस है बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरा फॉर्मूला कितना कारगर है। आप लोग ईमानदारी से सोचना कि आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या आपको गुरुजी लोगों ने कभी बताया क्या कि मोलरिटी मिलीमोल अपॉन वी इन ml भी होता है क्या? बताया क्या? अगर बताया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बताया तो जान लो कि इसको जानना बहुत जरूरी है अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना है। अब सबसे पहले मैं दिखाता हूं वो फॉर्मूला कितना डेंजरस है। सपोज कर लीजिए कि AlOH का होल थ्राइस मिक्स किया जाता है HCl के साथ, ये बना देगा AlCl3 और वाटर बना देगा 3H2O। बैलेंस करने के लिए यहां इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन में 3 कर देंगे। अब अगर हमसे कहता है कि इसका 50 ml है और 2 मोलर है, और इसका 100 ml है और 1 मोलर है, तो बताओ कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी भी 3 बातें बताइए। पहली बातें क्या बताओ? उसका नेचर बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। दूसरी बात क्या बताओ? उसका आप जो है लिमिटिंग रिएजेंट बताओ उसमें। तीसरी बात क्या बताओ? उसका मोलरिटी बताओ। इन तीनों बातों को मैं एक एक लाइन में भी जान सकता हूं। अब जरा ध्यान से आप इसको देखें बेटा। यहां अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो HCl के मिलीमोल आ गए कितने? 100, और AlOH होल थ्राइस के मिलीमोल कितने आ गए? ये भी 100 आ गए। बट ध्यान रखना, इसका 1 मिलीमोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका 3 चाहता है, क्योंकि इसका मोलर कोफिशिएंट 1 है। According to the balanced chemical reaction, it is crystal clear that I can say that 1 millimole of AlOH whole thrice for the complete reaction needed 3 millimole of HCl. So we can say that which one will consume first? तो ये हो जाएगा सबसे पहले कंज्यूम, क्योंकि इसका 100 के लिए, इसके 100 के लिए इसका 300 चाहिए, बट इसके 100 के साथ इसका कितना है? 100। इसके 1 के साथ इसका 3 चाहिए, तो 100 के साथ कितना चाहिए था? 300। जबकि 300 नहीं है, कितना है? 100 है, तो ये पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? HCl। अब नेचर जो बाद में बचा रहेगा वही नेचर है। पहले ये कंज्यूम हो गया तो ये बचा रहेगा, तो नेचर कैसा हो गया? बेसिक। अब बात आती है किसकी? मोलरिटी की। तो जरा देखो, इसका 100 ml कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब इसका 1 खाता था, तो 100 कितना खाएगा? उसका 1/3। तो 100 का 1/3 कितना हो गया? 100 माइनस 100/3। तो बचेगा कितना? ये 300 माइनस 100, यानी कि कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 200/3। पहले 100 मिलीमोल था, जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 200/3। फिर से बोल देता हूं, इसका 3 मिलीमोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका 1 चाहता है, तो 1/3 हुआ कि नहीं? तो 100 मिलीमोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना चाहेगा? 100/3। था कितना? 100। कंज्यूम कितना हुआ? 100/3। तो बचा कितना? 100 माइनस 100/3। कितना बचा? 200/3। यानी कि जो मिलीमोल बचा बेस का, दैट इज व्हाट? 200/3। और V in ml कितना है बच्चे? 150 है, तो V in ml से डिवाइड कर दो 150। अब ये 200/450 यानी 2/4.5। दिस इज द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब बताओ, अगर बच्चा फॉर्मूला रटा होगा और लिखेगा
m इक्वल्स टू m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो मिलीमोल दोनों के 100 हैं, 100 माइनस 100 अपॉन कितना कर देगा, जो भी कर देगा सब गलत ही रहेगा, 150, जीरो आ गया मोलरिटी। फार्मूले से बात बनेगी नहीं, ये फार्मूला सिर्फ तब लगता है जब मोलर कोफिशिएंट 1 होता है। लेकिन यहाँ देखो मोलर, बहुत भारी बात है ये, यहाँ मोलर कोफिशिएंट 1 है बट यहाँ 1 है क्या, नहीं 3 है, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए किसी भी फार्मूले को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका यूज कब करना है। जब तक आप ये नहीं जानते उसका यूज कब करना है, तब तक वो मेरे हिसाब से तो एकदम निरर्थक है, यूजलेस है। तो पता लग गया कि भैया मोलरिटी कितनी आ गई, 2/4.5। अब बताओ यहाँ कौन है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, सिर्फ वही एक बात है क्या, कि मोलरिटी इज द व्हाट, मिलीमोल अपॉन वी इन ml। इतनी सारी बातों के साथ अब मेरी बात लगभग खत्म ही हो चुकी है, बट फिर भी जाते जाते एक क्वेश्चन आपको और करा देता, और उसको आप अगर देखेंगे सीखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी मजा भी आएगा आपको। वो एक बात क्या है जरा देखिए बेटा, अगर मान लीजिए हमसे कहता है कि सपोज AlCl3 है और इसका 300 ml और 2 मोलर है, इसको मिलाया BeCl2 के साथ और कहता है इसका 200 ml है और 1 मोलर है, इसको मिलाया NaCl के साथ, कहता है इसका 100 ml है और 10 मोलर है, इसको मिलाया किसके साथ, SiCl4 के साथ, इसका 100 ml है और 1 मोलर है, और कहता है कैलकुलेट द, बहुत गौर से सुनना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो याद रखना कंसंट्रेशन मोलरिटी को ही कहते हैं, बॉक्स में ऐसे लिखते हैं बड़े बॉक्स में, इट इज नथिंग बट मोलरिटी। तो क्या हो जाएगा, मिलीमोल अपॉन वी इन ml। तुम जानते रहना, बुक्स आपसे क्या बोलेंगी, मोल पर लीटर, मैं आपसे क्या बोलता हूं, मिलीमोल पर ml। अब जरा देखना किसका कंसंट्रेशन चाहिए बच्चे, क्लोराइड आयन का, तो किसका मिलीमोल लगेगा, क्लोराइड आयन का। अब जरा देखना, सबसे पहले बताओ कि AlCl3 के मिलीमोल कितने हैं, 600। तो इसके 1 मिलीमोल में क्लोराइड आयन का कितना मिलीमोल है, 3। तो 600 में क्लोराइड आयन के कितने मिलीमोल हो जाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, 1800 हो जाएंगे। सिमिलरली BeCl2 के कितने मिलीमोल हैं, अगर हम बात करें किसकी, BeCl2, तो कितने मिलीमोल हैं, 200। और BeCl2 के 200 मिलीमोल में कितने मिलीमोल क्लोराइड आयन हो जाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 200 इंटू 2, ये समझ पा रहे होगे, 1 मिलीमोल में 2 मिलीमोल क्लोराइड आयन है, तो 200 में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, यूनिटरी लॉ। सिमिलरली अगर हम बात करें NaCl की, तो बेटा अगर NaCl को आप देखोगे तो NaCl के मिलीमोल कितने हैं, 100 इंटू 10, 1000। तो 1000 मिलीमोल में क्लोराइड आयन पर मॉलिक्यूल 1 है, तो 1000 मिलीमोल में भी कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और उसी तरह से SiCl4, SiCl4 की बात की जाए तो SiCl4 के कितने मिलीमोल हैं, 100 इंटू 1, तो कितना हो गया, 100। तो इसके 100 मिलीमोल में क्लोराइड आयन कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4। तो टोटल क्लोराइड आयन के मिलीमोल कितने हो गए, 1800 ड्यू टू AlCl3, कितना AlCl3, 300 ml 2 मोलर, प्लस 400 ड्यू टू BeCl2, कितना BeCl2, 200 ml 1 मोलर, प्लस NaCl कितना है बेटा, 100 ml 10 मोलर, उसकी वजह से कितना हो गया, NaCl 1000, और प्लस ड्यू टू SiCl4 हाउ मच, 100 ml 1 मोलर, 400, डिवाइडेड बाई टोटल V in ml, 300, 200, 500, 600 एंड 700, डिवाइड बाई 700। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 0 0 आ गया, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 400। चलो ऐसे तो 400 और 400 कितना हो गया, 800, और 1000 कितना हो गया, यानी कि 38, 360, 100 डिवाइड बाई 0 0 कट गया, 7 5 35, 1 36, 10 के साथ 3 10 30 7 28, 5.14 के लगभग आ गया। मीन्स द कंसंट्रेशन
either I will say the concentration or I will say the molarity of Cl minus ion, it is nothing but 5.14। तो बेटा आज जो भी कुछ मैंने सिखाया आज के लेक्चर के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।